बात सुनो, तुम्हारा जो भी नाम है, तुम मेरे साथ चल रही हो। फरहान ने हरीम का हाथ पकड़ते इसे बावर करवाना चाहा। इसकी आंखों में एकदम अजीब तासुर उतरा, कुछ नमी और ढेर सारी बेबसी। वो बोल सकती तो जाने क्या कह डालती, मगर वो कुछ भी कहने से कासिर थी, जुबान से मफलूज। नफी में सर हिलाते इसने वहां से जाना चाहा। मैंने क्या कहा, तुम सुन सकती हो ना? इसने नफी में गर्दन हिलाई और हान की आंखों में नागवारी गुस्सा एक साथ उतरा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है लड़की। वो इसे आंखें दिखाता बोला तो वो जोर देकर अपना हाथ छुड़वाने लगी। क्यों जिद करती हो? अब यहाँ करोगी क्या? जाओ भाई जाओ, अपने चाचा के घर जाओ, तुम्हारा अपना भी तो हिस्सा है वहां। वो इसकी सौतेली माँ की बहन थी, जिसका इरादा इसके बाप के घर पर कब्जा जमाने का था। नहीं, आप ही यहीं रहेंगी, प्लीज इन्हें मत ले जाएं, हमारा ख्याल कौन रखेगा? वो एक 10 साला बच्ची थी जो हरीम की बहन थी। इसका एक भाई भी था जो हनीम से 3-4 साल ही छोटा था, जिसकी पैदाइश इसकी माँ की तलाक की वजह बना था। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, वो कहकर निकल गया। चली जाओ तुम, इन्हें मैं देख लूंगी। तुम्हारी माँ की जायदाद इनकी कब्जे में है, इनका सोचो, यहाँ मैं हूँ। वो गसीनी आंखों से रानी खाला को देख रही थी, जो इसके छोटे बहन भाई की खाला थी, जिसने पहले कभी इनका ख्याल नहीं रखा, जो इसके घर मामलात को नहीं समझती थी, इसे भेजने की बात कर रही थी। लेकिन इसने एक फैसला तो करना ही था, बहुत जरूरी फैसला। अचानक ये खौफनाक मंजर इसकी आंखों में घूम गया। अगले ही पल इसकी आंखें जलने लगीं। वो अंदर की तरफ बाहर बढ़ गई। कुछ देर बाद लौटी तो हाथ में 2 बैग थे। वो बाहर निकलने से कबल अपनी रोती हुई छोटी बहन का हाथ थामे बाहर की तरफ बढ़ने लगी। छोटी बहन एकदम पुरजोश हुई थी, क्योंकि वो अपनी आप ही के बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। अरे इसे किधर लेकर जा रही हो? मैं जाऊंगी आप ही के साथ। हरीम ने उसका सर पर हाथ फेरता इस बात में गर्दन हिलाई और एक सर्द निगाह रानी खाना पर डाली कि इसे रोकने की कोशिश ना करे। फिर इशारों से अपनी बहन को कुछ कहने लगी। बहन इसके इशारे समझती मजीद पुरजश हुई। आप ही कह रही हैं, शर्जील भाई से इनकी बात हो गई है, वो हॉस्टल से वहीं आएंगे। यह कहते ही वो मजीद रुके बगैर बाहर निकल गए। वो इसके साथ छोटी लड़की को आता देखते एक पल को ठिठका। ड्राइवर ने इसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और इसने इशारों में अपनी बहन से कुछ कहा। आप ही कह रही हैं, वो मुझे यहाँ छोड़कर अकेली आपके साथ नहीं जाएंगी। वो छोटी लड़की इसकी हमशगल तो ना थी, मगर आंखें इस जैसी ही थीं। ऑन राइट, वो संजीदगी से कहता सामने देखने लगा। वाओ, ही एग्रीड। इसने अपनी बड़ी बहन के कानों में सरगोशी की तो इसने अस्बात में सर हिलाते इसे अपने साथ लगा लिया, और हाँ, ने मिरर से इसके पुरस्कुरत चेहरे पर निगाह डाली। इतनी हसीन लड़की जो बोल नहीं सकती थी, कितनी अफसोस की बात है, वो दिल ही दिल में सोचने लगा। तभी इसने नजरें उठाकर शीशे में देखा। दोनों की नाक निगाहें मिली। वो इसे घूर रही थी गुस्से से। अरहान का खून खौल उठा। इसने एक जान निकालती सख्त निगाह इस पर डाली और इसी पर इसने हनीफ का चेहरा सफेद पड़ता देखा। वो फौरन निगाहें फेर गई। अरहान ने तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर लाते सर झटका था। तुम मुझे बताए बगैर चले गए। वो झुरका बेगम थी, फरहान की माँ, रोबदार चेहरा और दुबंग शख्सियत, इस वक्त भी संजीदा चेहरा लिए सामने खड़ी हनीम और उसकी बहन फारिया को देख रही थी। मैं 2 दिन पहले आपको बता चुका हूँ मॉम, वो नरमी से बोला, फिर किसी मुलाजमा को आवाज दी। फिलहाल इन्हें गेस्ट रूम में रखे और जल्द से जल्द इनके लिए कमरे तैयार करे। वो हुक्म देता, फिर माँ की तरफ मुतवज्जा हुआ, जबकि मुलाजमा इन दोनों को अपने साथ जा चुकी थी। जुरका बेगम का बस ना चला, इन दोनों लड़कियों को उठाकर फौरन इस घर से बाहर फेंक देती। लेकिन क्या जरूरत थी इन्हें यहाँ लाने की? घर है, कोई दारोमान तो नहीं। आपकी बहन और इनके बच्चे भी तो इधर रहते हैं। इनके लिए दारोलामान नहीं, इन 2 मासूम लड़कियों के लिए है। फू की बेटी है वो, और डैड की वसीयत भूल नहीं सकता मैं। इनसे वादा कर चुका था, और इसके वालिद की जिंदगी तो ठीक था कि वो इनके साथ रह रही थी, मगर अब वो हयात नहीं रहे तो मुझे अपना किया वादा निभाना ही था। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी अगर भी है तो हरी बहन, तुम इसके सौतेले बहन भाइयों को भी उठाकर यहीं ले आओगे। इससे अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं। और वो छोटी बच्ची आपको क्या कर रही है? रहने दे इधर। ठीक है, फिर ऐसा कर लेती हूँ, बाहर बोर्ड लगवा ही लेती हूँ। यतीम बच्चों के लिए फ्री की लग्जरी लाई। वो एकदम तपकर बोली, तब वो सर झटक कर हंस दिया। दिल बड़ा करे मॉम, अब मेरे यहीं रहना है, यह मेरा आखिरी फैसला है। वो संजीदगी से कहकर वहां से चला गया। जुरका बेगम दांत पीसकर रह गई। वो शोर शराबा
और मजीद इख्तलाफ करके खुद को इसकी नज़र में बुरा नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि वो अपने उसूल पसंद बेटे के मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। कुछ देर बाद वो अपनी बहन शमाइला के साथ बैठी हुई नजर आ रही थी। तो क्या वो यहीं रहेंगे? हाँ, अब तक के आसार तो यही है, मगर तुम फिक्र मत करो, कुछ वक्त गुजरे तो इनका बंदोबस्त मैं करती हूँ, वो सरगोशी नुमा अंदाज में बोली। माजी का एक भयानक अक्स वो भूल चुकी इसे दोबारा याद नहीं करना चाहती थी, और हरीम का यहाँ होना मतलब रोज वो अज बार बार देखना। यह चेहरा इन्हें कभी सुकून नहीं लेने देगा। वो गहरी सोच में गुम किसी नई तरकीब का सिरा ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ वो इस कमरे में बैठी अजनबी मगर मानूसियत भरे एहसास से इस कमरे को देख रही थी। यह इसके लिए नया था, मगर जहन के दानों में पोशीदा कुछ धुंधले मंजर जो कभी इसकी याददाश्त का खाना खाली ना करते थे। क्या अब हम यहीं रहेंगे? छोटी फिजा ने अपनी बहन से पूछा तो इसने अजबात में गर्दन हिलाते मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। मुस्कुराहट भी एक अजीब सी पुरसरारियत थी, जिसे जांचना पहली नज़र में आसान भी ना था। यह घर कितना बड़ा है, क्या हम दोनों के अलग कमरे होंगे? इसके जवाब में हरीम ने हाथ के इशारों से इसे सवाल किया कि क्या वो अकेले कमरे में रहना चाहती है, जिसके जवाब में फिजा ने असबात में गर्दन हिलाई। रात को आपके साथ सोऊंगी, मगर मुझे दिन के लिए अपना अलग कमरा चाहिए, जैसा वहाँ था। वहाँ से थोड़ा इंटीरियर चेंज रखूंगी। मेरे ख्याल में यह लोग सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। वो आखिर में शरारती मुस्कुराहट से बोली। हाँ, लेकिन जो मैं कहूँगी तुम्हें करना होगा। मेरी किसी बात पर कोई सवाल जवाब नहीं करोगी, ना यहाँ किसी से दोस्ती करूंगी, ना यहाँ किसी को हमारे बारे में कुछ ज्यादा बताओगी। फिजा इसके इशारों को बातों में दोहराती ताई चाह रही थी। हनीम इसके समझने पर मुतमसी होकर इसे शाबाशी देने लगी। इन्हें यहाँ आए 1 हफ्ता हो चुका था। इस 1 हफ्ते में वो घर का कोना कोना देख चुकी थी। सुरका खातून से भी तकरीबन रोज सामना हुआ करता था, मगर वो अभी तक ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन वो हर पल इस पर गहरी नजर रखी हुई थी। मुलाजमा की खास हिदायत के साथ इसके घर में सारी नकल और हरकत पर निगाहें जमाई हुई थी। इसी दौरान वो एक दिन यूं ही किताबों की तलाश में स्टडी में दाखिल हुई। अंदर खामोशी छाई हुई थी। स्टडी काफी बड़ी थी। वो यूं ही किताबों को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी जब अचानक इसके हाथ एक किताब लगी। वो बहुत पुरानी किताब थी। ऐसे लगा जैसे वो उसी को ही ढूंढ रही हो। तभी इसके कानों से अरहान की आवाज टकराई। वह खड़ूस और गसीला अरहान क्या यही है? हाँ देखो, वकील से बात करो। अगर ना माने हमारे तरीके से बात करो। फिर भी माँ ना माने तो आगे तुम जानते हो क्या करना है, राइट? जैसे जैसे वो सुनती गई इसकी आंखें हैरत से फैलने लगी। तो वो भी आम अमीरजादों की तरह जालिम और मगरूर है, जिसे सारी दुनिया पर अपनी ताकत का बोझ डालना अच्छा लगता है। हे यू, एकदम से आवाज देते हुए वो करंट खाकर सीधी हुई। सामने देखा तो वहीं चला आ रहा था। इसने वहां से भागने में आफियत जानी। अभी वो उल्टे कदमों पीछे हट रही थी जब अरहान ने इसे आड़े ही लिया। क्या कर रही हो यहाँ? वो इसे घूर कर बोला। वो एक पल तो तल्खी से देखते अगले ही पल नजरें झुका गई। सवाल तो ऐसे पूछता है जैसे मैं बोल सकती हूँ, या जैसे इसे शाहरुख की जुबान आती हो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या कर रही हूँ यहाँ? क्या करने आई हो यहाँ? क्या तुम्हें नहीं पता इस स्टडी में आना मना है? यहाँ मेरे अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता। इसकी गरजदार आवाज और गुस्से से गिरती आंखों को देखकर इसके पसीने छूट गए और इसकी तरफ देखा जैसे अभी के अभी वो इसे कच्चा निकल जाएगा। लेकिन वो तो सिर्फ यहाँ किताबें लेने देखने आई थी। यह तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या तुम पढ़ सकती हो? अब के संजीदगी के साथ इसके लहजे में तजस भी था। हरीम ने जल्दी से असबात में गर्दन हिलाई। वो एक पल को हैरान हुआ। तो तुम स्कूल गई हो? हरीम ने फिर असबात में गर्दन हिलाई तो अरहान ने सताइशी अंदाज को खंग दिया था। ग्रेट। क्या तुम किताबें पढ़ती हो? इसका जवाब फिर हरीम ने सर हिलाकर दिया। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि यह प्राइवेट रूम है मेरा। लहजा तेज हुआ। वो अब किस सर ना हिला सकी, ना ही इसकी नजरों से ताब ला सकी। इसने नजरें चुराते हलक तर्क किया। वो इसकी बोलती आंखों के रंग और अंदाज इसके लिए बिल्कुल नए थे। इसकी जुबान बोल नहीं सकती थी, लेकिन इसकी आंखें एक एक बात कह डालती थीं। क्या कह रहा हूँ? इसने 2 कदम आगे बढ़ाए। वो महसूस हो रहा था। वो एकदम गड़बड़ा कर पीछे हटी और बुक रैक से जा लगी। इसकी आंखों में खमगी, गुस्सा, खौफ एक साथ जागे। इसने बेख्तियार हाथों कानों पर रखते माफी मांगी और किताब वहीं रैक पे रखते इसने मासूमियत भरी नजरों से इसे देखा और नीचे कुछ झुकती इसके हिसार से निकल गई। फिर चंद पहले इसे देखती रही
और फिर तेजी से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अरहान आंखें सिड़े हैरानी से यह मंजर देखता है और बेख्तियार कहलाकर हंस दिया। यह मंजर हद से बढ़कर दिलचस्प था। वो कई बार इस मंजर को याद करके हंसता रहा। हाउसिली, तो आप वहां किताब लेने गई थी और उसने आपको देख लिया, किताब चुराते हुए। वो सर पकड़े बैठी थी। फिजा बार बार यही बात दोहरा रही थी और हंसी जा रही थी। यदम हरीम ने गसीली निगाह इस पर डालकर इसे हंसने से रोका। अच्छा, सॉरी। फिजा फौरन संजीदा हुई और उसके करीब आई। लेकिन आप किताबें का क्या करेंगे? आप तो किताबें भी नहीं पढ़ती। इसी पल हरीम ने इसे घूरते हुए होठों पर उंगली रखी। क्या यह सीक्रेट है? इसके सवाल पर हरीम ने अजबार पे गर्दन हिलाई। ओके, मैं इसे सीक्रेट ही रखूंगी, मगर शर्त यह है कि आपको मुझे अभी इसी वक्त चॉकलेट केक बनाकर खिला रही है। वो सर हिलाते मजे से बोली तो हरीम ने इसे घरा। वो भला यहाँ यह सब कैसे करेगी? घर में तो उनकी जरूरत के हिसाब से पर चीजें मौजूद हुआ करती थी। क्या यहाँ केक बेकिंग का सामान होगा? इशारे से इसने अपनी बहन को समझाना चाहा। इसका हल मेरे पास है। वो एकदम जैसे वहां से उठी और बाहर की जानिब भाग गई। वो पूरे घर में किसी को ढूंढ रही, ढूंढते ढूंढते आखिरकार खारबू उसे बैरनी टेरेस पर खड़ा नजर आ गया। हेलो अंकल। वो इसकी पुकार पर पलटा और सवालिया अंदाज में उसे देखा। आपने कहा था ना, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, तो मुझे कुछ चाहिए। फरहान ने इसकी बात पर सर हिलाया। श्योर, क्या चाहिए? केक बेकिंग के अजा बनाने के लिए सामान। 1 मिनट, सामान तो यहाँ होगा ही, बर्तन वगैरह, है ना? और सामान आप मुझे दिलवा दें। वो बड़ी आजी से फरमाइश कर रही थी। निगाहों में सवाल भी था, जैसे पूछ रही हो दिलाएंगी या नहीं। केक बेक कौन करेगा? वो पूछ रहा था मेरी। आप ही। अरहान के आईब्रो इकट्ठे हुए। तो इसे बेकिंग करना आती है। बेकिंग इनकी इस छोटी उंगली का खेल है। वो अपनी छोटी उंगली उठाते फखरी अंदाज में बोली। ओ अच्छा। अरहान ने अच्छा को दिलचस्प अंदाज में खींचा। सिर्फ केक बेकिंग ही नहीं, मेरी आप ही को बहुत कुछ आता है। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और बहुत अच्छे सिलाई भी करती है। मेरे सारे कपड़े वही तो डिजाइन करती है। बड़ी खुशी से पुरजोश होकर बता रही थी और हान सर हिलाता उसकी बातें सुन रहा था। बड़ी मल्टी टैलेंटेड है भाई। साथ ही ऊंचा बड़बड़ाया। ठीक है, मैं ड्राइवर से कह दूंगा कि तुम्हें और तुम्हारी आप ही को ले जाए। ड्राइवर से क्यों, आप ही ले जाएं। वो इसकी पुरएतमादी पर सर झड़ककर हंस दिया। मैं लेकर जाऊं? जाहिर है आप ही को लेकर जाना चाहिए। आप हमें अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लेकर आए हैं ना। और दरअसल मेरी आप ही ना बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती है। वो यह ड्राइवर वगैरह के साथ जाना पसंद नहीं करती। लगता है तुम्हारी आप ही के हिस्से का भी तुम ही बोल लेती हो। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं इतना तो नहीं बोलती। वो एकदम खमगी से घूरते हुए बोली। बिल्कुल बिल्कुल, तुम बहुत कम बोलती हो। मुझे गलत फहमी हो गई थी। अच्छा, इट्स ओके। आप बताएं, अभी हमें लेकर जा रहे हैं ना? ओके, यह पहली और आखिरी दफा है। आइंदा जो भी काम हो ड्राइवर से कहना। मैं फार नहीं होता। क्यों, क्या आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं? वो यदम तंजी अंदाज में बोली तो वो बेख्तियार हंस दिया। हाँ बेटा, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आप तो जवान हैं, बड़े तो नहीं हैं, और बिजनेसमैन बनने के लिए बड़ा बनना पड़ता है। मेरा मतलब है बहुत बड़ा। जब आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और दाढ़ी भी, तो जाकर आप बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। वो जैसे इसकी नॉलेज में इजाफा कर रही थी। इसकी बात पर अरहान फिर हंस दिया। मेरा ख्याल है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो जाकर अपनी आप ही को बुला लो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। वो जान गए थे कि इसकी जुबान पर ब्रेक लगाना है तो इसे यहाँ से भेजना पड़ेगा। वो इसकी बात सुनकर खुशी खुशी वहाँ से चली गई। वैसे तो इस वजह से कोई काम नहीं था, पर वो आराम करना चाहता था, मगर अब इरादा बदल चुका था। कुछ देर बाद पोको में गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ वो कमरे में बैठी मुसलसल नफ़ी में गर्दन हिलाए अपनी छोटी बहन को डांट रही थी। इसके डांटने के अंदाज यह था कि उसके इशारों में बहुत तेज़ी और आंखों में गुस्सा था। वो अपनी बहन से कह रही थी कि इसके ने और हाथ से जाकर यह सब क्यों कहा। इसने इसे रोकने की कोशिश की तो वह उसकी कुछ भी बात सुने बगैर वहाँ से चली गई। अच्छा ना, सॉरी आप ही, मैं आइंदा एहतियात करूँगी, पर आप प्लीज़ अभी तो चलें। वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से बनाया है। वो बाकायदा हाथ जोड़े से इसे अपने साथ खींच के बाहर ले जाना चाह रही थी। इसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और इसे घूरते हुए शवर भी कुछ कहने लगी। हाँ ठीक है, आइंदा नहीं करूँगी ऐसा, अब तो चल। फिर हाथ जोड़ लिए ना, इसे मारना ही पड़ा। इसने अपनी शॉल लपटी और इसके हमरा बाहर की जानिब बढ़ गई। हम आ गए। वो नजरें मिलाए बगैर, कुछ कहे बगैर पीछे जाकर बैठी थी। वो इस पर एक गहरी निगाह डालकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा।
फिजा गाड़ी में सवार होते ही फिर से शुरू हो चुकी थी। वो बार बार इसे इशारे से चुप रहने का कहती, मगर वो इसकी हिदायत पर सिर्फ 1 मिनट अमल करती। इसके सवालात बहुत ज्यादा थे। फरहान कभी चुप करके सुनता रहता, कभी जवाब दे देता। आप ही केक बना लेंगे तो आपको भी देने आऊंगी। श्योर, वो बोला। हरी बिल्कुल खुश खामोश बैठी बाहर के मनाजिर में जाने क्या खोज रही थी। वो किचन में खड़ी अप्रैल बांध रही थी, साथ ही फिजा भी मौजूद थी। वो उसका हाथ बटाने को वहां आई थी। मूड तो ठीक कर ले, आइंदा नहीं करूंगी इतनी बातें किसी से, मगर वो अच्छे हैं। इस बात पर हरीम ने इसे घुरा तो वो लव भेज गई। ठीक है, मुझे याद आ गया, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई कितना अच्छा क्यों ही ना हो। हरीम ने इस बात पे गर्दन हिलाई और अपना काम करने लगी। तभी हिल की मकसूद आवाज सुनाई दी। वो एकदम पलटी तो किचन के दरवाजे पर जुरखा बेगम खड़ी थी। हरीम का हलक खुश होने लगा, हाथ कांपे, आंखों से सुर्ख होने लगी, मगर इसने बम मुश्किल खुद पर काबू पाया। अच्छा, तो यहाँ केक बनाए जा रहे हैं, किस खुशी में? अंदाज नरम मगर तपिश था। वो खामोशी से इन्हें देखती, फिर अपनी बहन को देखती। इसकी बहन ने मुस्कुराकर इन्हें देखा। बस ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था। ओह नाइस, तो आपका दिल चाह रहा था केक खाने का। वो बहुत से केड़े दोनों बहनों को देख रही थी। फिजा ने आज़ाद में गर्दन हिलाई। ठीक है, लेकिन ये कुछ एथिक्स होते हैं जिनका मेहमानों का एहतराम करना चाहिए। ये अपनी मर्जी से दिन दराते हुए नहीं फिरते मेहमान। तो क्या मेहमान एक ही कमरे में महदूद रहते हैं? लेकिन हमारे घर में जब कोई मेहमान आता था तो हम इन पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं करते थे। अपना दिल बड़ा रखते थे ताकि मेहमान जब तक यहाँ हो महसूस ना करें कि वो मेहमान है। खैर, आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ के उसूल बता दिए। आइंदा हम ख्याल रखेंगे, फिजा कह रही थी। और जुरखा बेगम के साथ साथ हनीम का भी चेहरा सफ़ेद पड़ा था। इसने दिल ही दिल में फिजा को खूब लताड़ा। ओके, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, जुरखा बेगम संजीदगी से कहकर वहां से चली गई। फिजा प्लेट में केक लिए और हान के कमरे में मौजूद थी। चेहरे पर पुरजशो इश्तियाक था। वो इसे अपने कमरे में देखकर हैरान ना हुआ। वो जान गया कि केक देने आई है। थैंक यू लिटिल गर्ल। माय प्लेजर सर, वो सीनियर पर हाथ रखते बोली तो वो सर झटक कर हंस दिया। प्लीज ट्राई इट। श्योर, वो कहकर केक का लुकमा लेने लगा। फिजा बड़े गौर से उसके तासुरात देख रही थी। आंखें तजुस से भरी थीं। इट्स टेस्टी, है ना? आप ही बेस्ट बेकर हैं, कोई शक नहीं। क्या आप मेरा एडमिशन एक नए स्कूल में करवा सकते हैं? इसने अचानक ही सवाल किया, जिस पर अरहान ने उलझकर इसे देखा। पर तुम तो स्कूल जा रही हो ना, जहां जाती रही हो। हाँ, मगर मेरे पेपर्स होने वाले हैं और फाइनल पेपर्स हैं। क्या इसके बाद आप मुझे एक नए स्कूल में एडमिशन करवा देंगे? तो कौन से स्कूल में पढ़ना चाहती हो? दवा लो, हम ओके। वाकई वो एकदम चमकती आंखों से इसे देखने लगी और हान के दिल को कुछ हुआ। इसकी निगाहों में यह बहुत छोटी छोटी ख्वाहिश थी, मगर इन आंखों की खुशी और चमक ने इसे अजीब सा एहसास दोचार किया था। वो हल्का सा मुस्कुराया और अज़बात में गर्दन हिलाई। जब मेरे बाबा की डेथ हुई तो मुझे लगा अब हमारी जिंदगी में खुशियां यहीं खत्म हो गईं, मगर आप आ गए तो लगता है जैसे मेरे बाबा अभी भी मेरे पास हैं, मेरी बातों को ना टालने वाले और हमेशा मौजूद रहने वाले। थैंक यू, वो कहकर वहां से जाने लगी और अरहान गहरी सोच में डूबा दिखाई दिया। दूसरी तरफ हरीम फिर सख्त गुस्से में इशारे करती दिखाई दी। वो क्या सोचेगा कि तुम आते के साथ ही फरमाइश करने लगी। देखो, इसकी माँ हमें पहले ही पावर करवा चुकी है कि हम यहाँ मेहमान हैं और जब तक यहाँ रहेंगे मेहमानों की तरह ही रहेंगे, और क्या बुराई इस स्कूल में। पर इशारा में कह रही थी वो ऐसे नहीं है। इनकी माँ को छोड़े और हाँ ना अंकल, क्या तुम इसे इसके सामने भी अंकल कहती है? वो अंकल नहीं है भाई, कहा करो। इसने बीच में टोक कर इशारे से कहा तो फिजा हंस दी। अच्छा ना, अब तो माफ कर दो, और मेरा मतलब है कि भाई ऐसे नहीं है जैसे इनकी माँ है। वो बहुत काइंड है, मुझे वो अपने ही लगते हैं। लगता ही नहीं है कि इनसे मिले हमें कुछ ही दिन हुए हैं। बस ठीक है, अब जाकर सो जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है, मगर आते एहतियात करना प्लीज। इसने इशारे से कहा तो वो सर हिलाती पलंग की तरफ बढ़ने लगी। इसे चाय की तरह हुई तो इसने कमरे से कदम बाहर रखा। जो दूरी चली तो जब एक मुलाजमा जैसे झरका बेगम का पैगाम दिया। वो सर हिलाती इसके पीछे ही चुप पड़ी। दिल धड़क रहा था। वो चेहरा इसकी जिंदगी का बुरा तरीन ख्वाब था, जिसे वह कभी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन यहाँ रहना इसकी मजबूरी भी थी। लेकिन इसने दिल ही दिल में तैयार कर रखा था कि वह जल्द से जल्द यहाँ से चली जाएगी। मुलाजमा इसे स्टडी में छोड़कर जा चुकी थी। वो इसे यहाँ क्यों बुलवा रही थी? और हान ने तो कहा था यहाँ किसी का भी आना ममनू है।
तुम आ गई। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। मुस्कुराहट जितनी भी खूबसूरत सही अपने खोट को छुपाने में हमेशा नाकाम रहती है। कितना ही अच्छा होता कि तुमसे कुछ गुफ्तगू हो पाती हरीब, लेकिन कुदरत की सितम जरफी देखो। इतनी खूबसूरत होकर भी तुम आवाज की खूबसूरती से महरूम हो गई। खैर, माँ के मरने का सदमा ही इतना बड़ा होता है। कोई भी अपनी आवाज खो दे। मगर मुझे याद है, तुम इस घर में बड़ा शोर शराबा लगाए फिरती थी। बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह जैसी जबान हुआ करती थी तुम्हारी। और तुम इसी की तरह आए दिन अपने मामू से नई नई शिकायत और फरमाइशें करती पाई जाती थी। और हाँ, तुमसे 4 साल बड़ा था, मगर वो एक खामोश मिजाज लड़का था और तुम इसके हिस्से की तवज्जो भी खुद बटोर लेती थी। बड़ी चालाक थी तुम। वो आखिर में तंजी अंदाज में बोली और फिर हंसने लगी, इस बात से बेखबर कि स्टडी के साथ मोहल्ले का छोटे से हॉल में मौजूद अरहान सब कुछ सुन रहा था। यह एक इंकशाफ ही था कि वो पैदाइशी गूंगी नहीं थी, बल्कि माँ की मौत ने इसकी आवाज छीन ली थी। इसे याद क्यों नहीं आ रहा था? अगर ऐसा था तो इसकी आवाज स्पेस थेरेपी और इलाज से वापस आ सकती थी। खैर, तुम्हारा तो पूरा खानदान ही चालाक लोमड़ियों जैसा है। जैसे तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को धोखा दे रहा था ना, वैसे ही तुम्हारी माँ भी बदले में मेरे कुंवारे और हैंडसम भाई के पीछे पड़ी हुई थी। तुम्हारे बाप की दूर शादी ने तो जैसे से मौका ही दे दिया। जबरदस्ती तलाक लेकर यहाँ आई और फिर आए रोज किसी न किसी बहाने से शहरोज को बुलवा लेती। वो तो जवानी के खमार में रोज ही चला आता था। हरीम से लगती आंख और दुखी दिल से इस झूठी औरत की मनगढ़ंत कहानियां सुन रही थी। मेरी बहन कह रही थी कि तुम पर नजर रखो। अरहान भी जवान है। तुम्हारा क्या भरोसा, जबान से ही महरूम हूँ, वरना बाकी चाल चलन तो पूरे ही होंगे। अंदर बैठा अरहान ने बेयकीनी से माँ की बातें सुन रहा था। वो जो बजाहिर नरम मिजाज और नरम दिल थी, इनके सोचने का अंदाज इस कदर मनफी था। यकदम ही इसे एक सिसकी सुनाई दी। क्या वो रो रही थी? फरहान को तासुफ ने घेरा। दिल चाहा उठकर माँ का सामना करे, मगर वो नहीं चाहता था कि माँ शर्मिंदा हो, और इस लड़की के सामने शर्मिंदगी का इन्हें मजीद इस लड़की के खिलाफ बहका ना दे। वो जिद किए वहीं बैठा रहा। इसे मजीद सिसकियां सुनाई दी। फिर इसकी माँ ने हनीम को वहां से जाने का कह दिया तो अरहान ने सुख की सांस ली। इसने चाय भी नहीं पी और कमरे में आकर रोने लगी। इसके आंसू तेजी से बह रहे थे, मगर दिल में एक अजीब सी आग ने चिंगारी पकड़ ली थी। इसके कानों में इसकी माँ की चीखें सुनाई देने लगी। वो मंजर दोबारा इसके जहन में ताजा होने लगा। इसकी माँ को कत्ल करने के बाद अब वो इसके सामने इसकी किरदार कशी कर रही थी। बदली की आंख इसके अंदर बढ़ती गई। लेकिन क्या वो अपनी माँ का बदला ले पाएगी? क्यों नहीं, जरूर लेगी। इस घटिया बूढ़ी औरत को इसी अंदाज में कत्ल करेगी जिस तरह इसने मेरी माँ को कत्ल किया था। इसने खुद से वादा कर लिया था। इसकी शिद्दत पसंद बढ़ती गई। वो मुख्तलिफ मंसूबे सोचती गहरी नींद में जा चुकी थी। सुबह फिजा को स्कूल के लिए जगाने के बाद वो इसका नाश्ता बनाने किचन में आई। इस वक्त यहाँ सब सो रहे थे। यहाँ तक कि मुलाजमा भी 9 बजे से पहले किचन में नहीं आते थे, इसलिए वो नाश्ता खुद ही बनाती थी। इस पल भी वो अपना दुपट्टा एक तरफ रखे नाश्ता बना रही थी, जब आहट पर बुरी तरह चौंक कर पलटी और हाथ की निगाह इसके चेहरे से होती बेख्तियार इसके सराफे पर फिसती। साफ रंगत पर मासूम से नक्श काट सी आंखें और खूबसूरत बदन, और हाँ, इसे बगैर दुपट्टे के पहली दफा देखा था। इसके हल्के भूरे बाल कुछ चेहरे पर थे तो कुछ पीछे गिरे हुए थे। वो यकतक इसे देख रही थी। सवाल नजरें इसके चेहरे पर थी और वो इस बात से बेखबर थी कि दुपट्टा एक तरफ पड़ा है। मैं कॉफी बनाने आया था, वो कहकर आगे बढ़ा और उसी तरफ आने लगा तो वो हड़बड़ा कर एक तरफ होने लगी, मगर बेदिनी में इसी तरफ हो गई जहां वो आ रहा था। इससे पहले कि वो हटती, वो दोनों टकरा गए थे। वो बौखला कर पीछे हटी तो काउंटर से जा टकराई। अरहान इसकी बौखलाहट और घड़ाहट से हैरान होता। उसकी उथल पुथल धड़कनों का शोर अपने समा महसूस कर रहा था। वो उसकी आंखों में देख रही थी। अरहान ने बम मुश्किल उसके धड़कन धड़कते वजूद से निगाह हटाई। दिल चाहा यूं ही आगे बढ़कर कॉफी उठा ले, मगर खुद पर जब्त करते उसने सामने से हटने का इशारा किया, क्योंकि आगे बढ़कर कॉफी का डब्बा उठाते यकीनन वो उसके वजूद से फिर टकरा जाती। मगर उसके इशारे पर वो तेजी से एक तरफ होती, सामने वाले काउंटर से टकराती गिरने लगी। फिर जल्दी से संभल गई। सुकलमजी, इतना क्यों डरती हो? मैं हैवानरान नहीं हूं कि तुम्हें खा जाऊंगा। वो उसे देखते कह रहा था
और वो यूं ही शजर आंखों से इसे देख रही थी। इसके तासुरात पर वो दिल ही दिल में लुफ्त अंदोज हो रहा था। इसे यदम एहसास हुआ कि वह दुपट्टे के बगैर खड़ी है। अगले ही पल इसे एक और बौखलाहट का दौरा पड़ा। इसने घूम कर जाकर अपना दुपट्टा उठाया और ठीक से उठते कोकियों से इसे देखा। वो अपनी कॉफी ब्लेंड कर रहा था। कॉफी पियोगी? इसके सवाल पर तेजी से नफी में गर्दन हिलाई और फिजा का नाश्ता ट्रे में डालते तेजी से बाहर निकल गई। इसके जाते ही औरहान के लबों पर मुस्कुराहट उतरी थी। सनी गर्ल, वो बेख्तियार बड़बड़ाया था। क्या जरूरत है इस सब की? वो पैदाइशी तौर पर बोल नहीं सकती। और हाँ, इसे ठीक हो रहा होता तो इसका बाप इतने साल इसे बगैर इलाज के थोड़ी छोड़ता। जुर्का बेगम को इसने स्पीच थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट का बताया तो वो बेहद उलझन और तैश में दिखाई दी। मगर बम मुश्किल खुद को रोके इन्होंने बजाहिर खुद को पुरस्कून जाहिर किया था। लेकिन अरहान बेहद हैरान हुआ कि कल ही इसने माँ को हनीम से गुफ्तगू करते था सुना था, और यह भी सुना था कि वो माँ की मौत के सदमे से अपनी आवाज़ खो बैठी थी। तो फिर अब वो ऐसा क्यों कह रही थी? और हान के लिए यह बात काफ़ी चौंका देने वाली थी। वो समझ ना सका कि वो ऐसा क्यों कह रही थी। सच क्या था? खैर, एक दफ़ा कोशिश कर ले, उन्हें कोई हर्ज नहीं। डैड हमेशा हनीम को लेकर परेशान रहे। अगर उसके वालिद की जिद ना होती तो शायद वो इसे खुद से दूर भी ना करते। वो इनकी लाडली बहन की वाहिद निशानी थी और मैं इन्हें हमेशा इस मामले में आसरा देखा है। मैं इनकी रूह सुकून के लिए करना चाहता हूँ। जुरखा बेगम दांत फेंचकर अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश करती रही। इनका यह बेटा कभी इनकी नहीं सुनता था। वो वहां से उठकर जा चुका था। कहाँ गया था? वो यह भी जानती थी, चल दे इस लड़की का पत्ता काटना पड़ेगा, वरना वही नहीं कि यह मेरे बेटे को मेरे हाथों से निकाल कर ले जाए। वो इसे मरकजी किचन के पिछले हिस्से में बैठे देखकर हैरान हुआ था। यहाँ लॉटरी सिस्टम लगा हुआ था, साथ ही किचन के अंग भी हिस्सा था। यहाँ क्या कर रही हो तुम? इसकी आवाज पर वह घबराकर अपनी जगह से उठने लगी और तभी गीले फर्श पर इसके पैर फिसलने से वह धड़ाम से गिरती। इससे कभी वह इसे अपने हिसार पर ले चुका था। वही रंग बिरंगे तासरात में डूबी घबराई हुई आंखें और अरहान की समाज से टकराती ढरकने। तुम क्या ऐसे ही छोटी छोटी आवाजों पर डर जाती हो? इतनी खौफजदा क्यों रहती हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो पूछ रहा था जब हरीम उसके सीन पर हाथ रखकर सहारे से खड़ी हुई। वो शर्मिंदा सी इसे देखने लगी। फरहान ने निगाहें दौड़ाते आसपास देखा। वह इसकी यहाँ मौजूदगी की वजह जानना चाहता था। इसे वहाँ कुछ कपड़े दिखाई दिए। यहाँ इतने मुलाजिम हैं, तुम खुद कपड़े क्यों धो रही हो? हर रोज सफाई के दौरान मुलाजिम इस्तेमाल शुदा कपड़े उठाते हैं, तुम्हारे रूम से नहीं उठाते। वो पूछ रहा था। इसने जल्दी से नफी में गर्दन हिलाई और हाथ ने गहरी सांस ली। कहीं माँ ने मुलाजिमों को मना तो नहीं कर रखा? इसका भी हल निकालता हूँ, दिल में सोचते उसने हनीम को वहां से चलने का इशारा किया। हरीम दिल ही दिल में शुक्र अदा करती वहां से निकली और नजरें बचाकर उसने अपने अकब में किचन के पीछे 2 पड़े कद आदम सिलेंडर को देखा। फिर इसके पीछे चल पड़ी। हमें स्पीच थेरेपिस्ट से मिलने जा रहा है, तैयार हो जाओ। इसकी बात पर वो हैरानी से इसे देखने लगी। ठीक है। वो बगैर कोई रद्दे अमल दिए इसे देखती रही, जैसे समझ ना पा रही हो इतने साल गुजर गए हैं, क्या अब दोबारा वो बोल भी पाई? जब वक्त आ तो बाबा की बीवी ने उसकी थेरेपी नहीं होने, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा था। सब सालों हुए वो अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी और अब तो यकीनन खर्चा भी कई गुना बढ़ गया होगा। और सामने खड़ा शख्स कह रहा था कि वो थेरेपी के लिए जा रहा है। ठीक है, फिजा भी साथ चली गई, फिर तो कोई मसला नहीं होगा तुम्हें चलने में। इसने हलक में फंसते आंसू के गोले को निगलते भी नफी में गर्दन हिला दी, लेकिन वो इसके नम आंखों में छुपी खौफजदा सी उम्मीदें देख चुका था। दिल बेख्तियार गुदास हुआ था। तुम तैयार हो जाओ, मैं फिर आऊंगा, वो कहकर वहां से चला गया। वो दिल में हजारों एहसासात लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी जब अचानक ही किसी ने इसे बाजू से पकड़ के रोका और एक जानब घसीटने लगा। वो बिजली बुरी तरह खौफजदा हुई। देखा तो जुर्का भी गम थी। तैशदा नफरत में डूबी हुए इसे एक खामोश राहदारी की तरफ घसीटने लगी। वो इसे खींचते हुए आगे ले जा रही थी और इसके जहन में यादों के पुराने दरीचे खुल रहे थे। तो बुरी तरह हरासा थी। जहन कई साल पीछे चलने लगा। इन राहदारियों में इसने अपनी माँ को भी घसीटते हुए देखा था। आखिरकार वो उसे एक तारीख कमरे में लाकर पटक देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी मासूमियत से मेरे बेटे को फांस की कोशिश करो। इसकी नरम दिली का फायदा उठाकर अपना पल्लू सीधा करो। तुम मुझे जानती नहीं हो। वो गैस और गजब का निशान बनी हुई थी। तुम्हारा मैं वो हशर करूंगी
कि सारी जिंदगी ऑपरेशन करवाती रहूंगी मगर चेहरा दुरुस्त नहीं कर पाऊंगी। अगर जिंदा रही तो वो नफरत से कैदी से लात रसीद करती पीछे हटने लगी। हरीम तेजी से उठी ताकि बचकर वहां से भाग सके, मगर जुरखा बेगम ने उसे बालों से पकड़कर 2 थप्पड़ लगाए और पीछे धकेला। वो धूल मट्टी से अटे फर्नीचर से जा टकराई थी। हरीम फिर उठने की कोशिश करती, जिससे कब्ल ही जुरखा बेगम वहां से निकलकर तखाना बंद कर चुकी थी। वो बेआज रोती रही, यहाँ तक कि वक्त गुजरने लगा। आप ही मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है, वो बौखलाई हुई सी बोली तो अरहा ने उलझकर उसे देखा। क्या मतलब नहीं मिल रही है? यहीं का गई होगी। ठीक से देखा, सब जगह देख लिया। वो ऐसे कभी कहीं नहीं जाती और जब जाती है तो स्टिकी नोट छोड़कर जाती है मेरे लिए। लेकिन ना वो यहाँ है ना कोई स्टिकी नोट। 1 मिनट, वो कहकर फर निकालने लगा। मार्जिन, क्या तुमने हरीफ को घर से निकलते देखा है? नहीं सर, मैं सुबह से यहीं हूँ, मैंने नहीं देखा। फैजान से कहो सीसीटीवी चेक करके बताएं, बैक गेट से या फ्रंट से। अगर वह निकली है तो इन्फॉर्म करो फौरन। फिजा करीबी परेशान सी खड़ी थी। वो फोन का इंतजार कर रहा था। तभी फोन बजने लगा। बोलो, माजिद सर, चेक कर लिया है, मैडम नहीं निकली घर से। यह सुनते ही इसने फोन बंद कर दिया। वो यहीं कहीं होगी, सर्वेंट से पूछो, सबसे पूछ लिया है। भाई किसी ने नहीं देखा। वो एकदम रूहान सी हुई। ओके कम विमी। वो उठकर इसके पीछे निकला। यह घर बहुत बड़ा था, दर्जनों के कमरे, टेरेस, जिम, फूल प्ले एरिया, यहाँ तक कि बाढ़ तक मौजूद था। वो इसे साथ ले लिए इसे ढूंढता रहा। मुलाजिम भी सारे इसके साथ लगे हुए थे, मगर वो कहीं नहीं मिल रही थी। झरका बेगम अपनी बहन के साथ गई हुई थी। आखिर कहाँ जा सकती है वो? अब वो भी परेशान नजर आ रहा था। ऐसी कोई और जगह है इस घर में जहाँ हमने अब तक ना ढूंढा हो? हाँ, अंडरग्राउंड बेस्ट है, मगर वो वहाँ चलकर देखते हैं। वो एकदम बेचैन हुई। वैसे ही वह अपनी बहन को इस घर के चप्पे चप्पे में घूमते देख चुकी थी। शायद वो तजस के हाथों मजबूर होकर वहां भी चली गई हो और अनजाने में वहीं फंस गई हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो वहां गई होगी, मगर चलो देख लेते हैं, वो कहकर एक जानिब बढ़ने लगा। अभी वह तहखाने से दूर ही थे जब लोहे का गेट बजाने की आवाज आई। वह सुनते ही तेजी से इस जानिब दौड़ा। गेट पीछे से बंद पाकर वो बुरी तरह हैरान हुआ। इसने जैसे ही गेट खोला, वो खौफ से लड़ती सिसकते हुए इसके सीने से आ लगी। वो एक पल के लिए साकेत रह गया। इसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। चेहरा आंसुओं से तर सिसकियां 1 सेकंड भी ना रुक रही थी। इसने बेख्तियार इसके कंधे को थपका और इसे तसल्ली दी। इट्स ओके, काम डाउन। बड़ी नरमी से वो उसे तसल्ली दे रहा था। अगले ही पल वो इसके हिसार में ही होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। आप ही को क्या हुआ? और भाई डरो मत, बिल्कुल ठीक है। वो शौक में है। वो उसे बाजू में उठाए वहां से निकलने लगा। वो जैसे इसके कमरे तक पहुंचा, जुरखा बेगम भी वहां पहुंच चुकी थी। वो बेहोश थी। अगर उठते ही इसने अपनी बहन के जरिए कुछ बक दिया। फिर इनका चेहरा सफेद पड़ने लगा। फिजा बहुत गौर से इन्हें देख रही थी। इसे शक था कि यह सब इनका किया डराए, मगर वो कुछ ना कह रही थी। अपनी बहन के होश में आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर मजीद गुजरी तो डॉक्टर चला आया। यह अब बिल्कुल ठीक है। लगता है खौफजदा होकर ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। डॉक्टर सारी रदात सुनकर हमदर्दी से कहता ड्रिप निकाल रहा था। फिजा इसके साथ आ बैठी। हरीम ने इसे गले लगा लिया। समझ नहीं आ रहा यह वहां पहुंची कैसे? जुरका बेगम ने कहा तो हरीम इनकी मक्कारी पर हैरान रह गई। वो जानती थी इनका इरादा ठीक नहीं था। वो इसे जिंदा छोड़ने के लिए वहां बंद करके नहीं गई थी। यकीनन इनका इरादा इसे कत्ल करने का था। इसने फिलहाल चुप रहने का फैसला किया। यहाँ तक कि फिजा के पूछने पर भी इसने नहीं बताया कि इसे भाव बंद किसने किया था। इसका कहना था कि वह ऐसे ही घर देखते देखते वहां चली गई थी। शायद किसी मुलाजिम ने गेट खुला देखकर बंद कर दिया हो। इसके जवाब से कोई मुतम हुआ या नहीं, मगर सब खामोश जरूर हो गए थे। लेकिन इस दिन के बाद से इसके अंदर का शोर बढ़ गया था। कुछ दिन बाद वो थेरेपिस्ट के पास चले आए। थेरेपिस्ट ने उम्मीद का सिरा पकड़ा दिया था। क्या आप भी भूल पाएंगी? फिजा सरगोशी नुमा अंदाज में उन्हान से पूछ रही थी। इंशाल्लाह, वो कह रहा था और निगाहें अंदर शीशे के पार मौजूद हरीफ पर थी, जो गुलाबी लिबास में किसी परी की तरह लग रही थी। इस पर नजर पड़ी तो घबराकर निगाहें झुका ली और हान का दिल बेख्तियार धड़का। इसका यूं घबराकर निगिस की आड़ में छुप जाना, इससे भागते रहना और हान को आए दिन एक नए एहसास से सरशार करता था। वो इस पर निगाहें जमाए रहा। वो जानता था वो फिर इधर देखेगी
और इसे खुद की तरफ देखता पाकर वो घबरा जाएगी। यह मंजर, यह अंदाज औरहान को सरशारी का एहसास दिलाता था। इसे ऐसे बुदिल, कम एतमाद लड़कियां कभी पसंद नहीं रही थी, मगर इसका खौफजदा मासूम चेहरा औरहान को रफ्ता रफ्ता अपने शहर में जकड़ रहा था और हान का दिल इसकी कुर्बत के बहाने ढूंढने लगा था। वो जितना छुपती औरान इतनी ही शिद्दत से इसके सामना करना चाहता था। वो इसे आए दिनों खुद थेरेपी के लिए ले जाता था। थेरेपिस्ट के मुताबिक इसकी हालत में सुधार आ रहा था, मगर वह अभी तक इसके सामने नहीं बोली थी, बल्कि इसने अभी तक किसी के सामने कुछ नहीं बोला था। थेरेपिस्ट का दिया हुआ वक्त गुजर चुका था और इस अरसे में यह इसके दिलो दिमाग में मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुकी थी। वो भी एक आम सा दिन था। आज इसकी थेरेपी थी, मगर थेरेपिस्ट के पास जाने से पहले इसने किचन में जाकर दोपहर के खाने के बाद बनने वाली कॉफी में नींद की गोलियां डाल दी थी। वो जानती थी यह कॉफी झुका बेगम और इनकी बहन के सिवा कोई नहीं पिएगा। ठंडा मौसम था, कमरे में हीटर सिस्टम और थे, और इस हीटर के सिस्टम में वह पहले ही छेड़छाड़ कर चुकी थी, मगर इसे मालूम नहीं था कि यह तरीके कारगर साबित होगा या नहीं। वो गाड़ी में सवार हुई तो एक पल को निगाह इसके कमरे में डाली जहां जुर्का बेगम कैलोला कर रही थी। एक पल को आंखें अजीब चमक से लबरेज थी तो अगले ही पल वहीं मासूमियत का साया छा गया। इतनी देर क्यों लगा दी? अरहान ने लहजे को संजीदा ही रखा। वही अव्वल रोज साकिर लहजा, वो मासूमियत भरी खफीफ नजरों से उसे देखती रही। सीट बेल्ट बांधो। गाड़ी स्टार्ट करते उसने हिदायत की तो वो अपना हाथ इसके सामने फैला गई जहां मोटा सा छाला था। यह देखकर वो बेख्तियार फिक्रमंद हुआ। क्या हुआ यहाँ? ध्यान क्यों नहीं रखती तुम? इसके कहने पर वो सर झुका गई। वो इसकी सीट बेल्ट बांधने को आगे आया तो वो बेख्तियार सीट पर पीछे हुई और हाथ ठहर कर इसे देखने लगा। एक पल को नजरें मिली, अगले ही पल इसने नजरें झुका ली। इसकी धड़कनों का शोर और हान को फिर सुनाई देने लगा। इसने एक गहरी नगर इसके चेहरे पर डाली और बेकाबू होते दिल को थामते पीछे हो गया। इन्हें वहां पहुंचे आधा घंटा ही हुआ था और हान की निगाहें गहरी सोच में डूबी हनीम पर थी, जो शीशे के पार डॉक्टर के इंतजार में बैठी थी, जबकि वो उसकी मौजूदगी से एकदम बेखबर दिखाई दे रही थी। इसका जहन कहीं और ही परवाज कर रहा था। पता नहीं जो मैं कर रही हूँ ठीक है या नहीं, लेकिन मैं इससे यह पछतावा नहीं रही हूँ जो मैं अंदर भी शैतान आ गया है। लेकिन मुझे क्यों बचना चाहिए? मेरी माँ का खामोश कत्ल क्या जायज था? नहीं, वो एक मासूम औरत थी जो दुख और दर्द में थी, जिसे पहले ही इसके शौहर की बेवफाई ने अधमोहा कर दिया था। इस पर इस जालिम औरत ने जुब के पहाड़ तोड़े थे। इससे याद है कैसे वो इसकी माँ को घसीटते हुए जगह जगह पटक देती थी ताकि वो घर छोड़कर वहां से चली जाए। इसकी माँ इसे दूर रखती थी जुर्खा बेगम की निगाहों से, इसके वजूद से, लेकिन जितनी भी दूरियां सही, वो अपनी माँ पर हुआ एक एक जुल्म देखती आई थी। मेरी मासूमियत खत्म हो जाएगी तो हो जाने दो, कम से कम इस वक्त मुझे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि जान के बदले जान जायज है। वो सोच ही रही थी जब इसने बौखलाहट भरे अंदाज में औरहान को फोन सुनते देखा। अगले ही पल वो वहां से उठ रहा था। वो भी अपनी जगह से उठकर बाहर आई तो वह बाहर की तरफ भागा। वो भी उसके पीछे भागी थी। जहन्नुम में जाओ जुल्फा बेगम, वो आहिस्ता से बड़बड़ाई थी। वो गाड़ी में सवार हुई और अहरान ने गाड़ी का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। वो शिद्दत से पूछना चाहती थी कि क्या घर में आग लग गई है, क्या वही हादसा दोबारा हुआ है जो इसकी माँ को जिंदा जला गया था, मगर वो कुछ ना बोल सकी। लेकिन सारे रास्ते इसका दिल तेजी से धड़कता रहा। गाड़ी जैसे ही इस हुदूद में दाखिल हुई, एम्बुलेंस और दीगर गाड़ी का हुजूम देखकर एक पल को वो सफेद लट्ठे की मान रह गई। वो गाड़ी से उतरकर तेजी से आगे भागा था। वो खामोश निगाहों से गाड़ी में बैठी यह मंजर देख रही थी। एक पल को पछतावे ने इसे आ घेरा। वो इसकी माँ थी जिसने इसके लिए कितना कुछ नहीं किया था। दिल एकदम उदास होने लगा, मगर अगले ही पल वो भी गाड़ी से उतरकर इस जानब भागने लगी। इसने चादर में लपटी स्ट्रेचर में पड़ी लाश को देखा। वो इसके पैरों से जान निकल गई। वो वहीं जमीन पर बैठती चली गई। एहसास अजीब सा था कि वो उसकी जिम्मेदार थी, मगर नहीं, इसकी माँ को भी ऐसे ही कत्ल किया गया था ना। दिल ने तसल्ली दी, मगर आंसू फिर भी ना रुक रहे थे। वो अगले कई रोज तक ताजियत के लिए आने वालों को देखती रही। कभी वो दिखाई दे जाता, वरना आजकल वो कमरे में बंद रहने लगा था। इसकी हालत देखकर वो दिल ही दिल में खुद को झूठी तसल्लियां देती रहती और यूं वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। एक रोज वो यूं नहीं बैठी थी
जब कदमों की आहट पर इसने सर उठाया। वो इसके साथ ही इस टेरेस की कुर्सियों पर आ बैठा। कैसी हो? ठीक हूँ। आप ठीक है? इसकी नर्म और मुर्तनम आवाज पर वो हैरत और बेयकीनी का झटका खाते सीधा हुआ। इन कई पल बेयकीनी सा इसे देखे गया। तुम कब से बोल सकती हो? वो बुरी तरह हैरान था, लेकिन हैरानी में खुशखबर सा एहसास भी पहना था। बस कुछ रोज पहले से वो कह रही थी, और वो बेख्तियार से देखे क्या। इसके यूं देखने पर हरीम ने निगाहें झुका ली। तुम मेरे पास आई क्यों नहीं? मेरी माँ मरी है और तुमने तसल्ली का एक लफ्ज भी नहीं कहा। अब वो शिफा कर रहा था। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि आप अकेले रहकर खुद को संभाले, क्योंकि मुझे तसल्ली देना नहीं आता। हाँ, मैं देखता था कैसे तुम छुप छुप कर मुझे देखा करती थी, लेकिन तुम्हें मेरे पास भी आना चाहिए था। क्या पता, तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही मैं कुछ सुकून में आ जाता। क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? वो बड़ी मासूमियत से पूछने लगी, और हाँ, नरम निगाहों से उसे देखा गया। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारा इंतजार तो मैं कई सालों से कर रहा था। बाबा एक दिन मुझसे कहा करते थे कि इनकी एक बहुत बड़ी प्यारी बेटी है और वो मेरा तोहफा है। पहले मैं समझ नहीं सका कि इनकी प्यारी बेटी मेरा तोहफा कैसे हो सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो तुम्हें मेरी बीवी के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें जानता ही नहीं था, ना मुझे तुम्हारा चेहरा याद था, लेकिन वो हमेशा मुझसे कहा करते थे कि वह तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर जाएंगे। जब तक वो जिंदा रहे, मैंने इनकी बातों पर कभी संजीदगी से गौर नहीं किया, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए तो मेरे लिए मेरा मकसद ही तुम बन गई। पहले मैं यह सब बाबा के लिए करना चाहता था, लेकिन फिर तुम्हारी मासूम निगाहों ने मुझे कैद करना शुरू कर दिया और मुझे एहसास ही ना हुआ कब कैसे तुम मेरे लिए बाबा की नहीं, मेरी अपनी अमानत बन गई। फिर इस दिन मामा से बात करना चाहता था कि तुम्हें वह मेरी अमानत में दे दे, लेकिन इससे पहले ही यह हादसा हो गया। इसने कहकर सर झुका लिया था। इसकी आंखें नम थीं, जबकि हरीब का चेहरा आंसुओं से तर था। बेयकीनी का शिकार थी। इसने बेख्तियारी औरहान के झुके हुए सर पर आहिस्तगी से हाथ फेरा था। इसके यूं करने पर औरहान ने बेख्तियार निगाहें उठाकर इसे देखा। लबों पर धीमी सी मुस्कान चमकने लगी। इसने इसका हाथ थामकर लबों से लगाया ही था कि वह करंट खाकर इससे दूर होने लगी, मगर अरहान ने इसकी यह कोशिश को नाकाम बनाते इसे अपने करीब कर लिया था। प्लीज, कोई देख लेगा। वो नजरें झुकाए घबराही सी कह रही थी, कोई नहीं देख रहा, इधर ही बैठी रहो। इसने इसे अपने करीब ही बिठा लिया, इतने पास कि वो इसके बेलगाम धड़कनों बा आसानी सुन ले। मेरी बेगम बनोगी? इसके सवाल पर वो बुरी तरह सुर्फ पड़ी। नजरें मजीद झुकने लगी। वो दूर हरतीत से कबली और ने इसे पकड़कर अलीफ कर लिया। बोलो, मेरी रानी बनोगी? इसकी गंभीर आवाज पर इसने तेजी से असमबात में गर्दन हिलाई थी। अब जाने दे, फिजा देखेगी तो क्या सोचेगी। यह आखिरी बार है कि जाने दे रहा हूँ, मेरा बनने की तैयारी कर लो। इसके कान में सरगोशी करते उसने जो ही इसे जाने दिया, वो सर पर एक जानिब दौड़ गई। वो मुस्कुराती नर्व निगाहों से इसे जाते हुए देख रहा था।